हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने ये ब्रह्मास्त्र का जो 14 सीरीज को कंप्लीट किया, अब मैं आप लोगों के बीच में ब्रह्मास्त्र का 15 सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग का ये पहला पार्ट है। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो को शॉर्ट करने का, और आपका पार्ट बढ़ जाएगा, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कंप्लीट करने में। क्योंकि थोड़ा लॉन्ग वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था कि सर आपका वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसलिए छोटा कीजिए। आते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग एक मोटिवेशन कोट्स के साथ। आपका इसमें लिखा हुआ है कि मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, हमारे इस दुनिया में, इस संसार में, इस पृथ्वी पे कुछ भी मुश्किल नहीं है। लोग चांद तक चले गए हैं, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम लोग कुछ भी चीज़ कर सकते हैं जो हम लोग सोच सकते हैं। यदि हम लोग में सोच सकते हो किसी चीज़ को, उस चीज़ को हम लोग कर सकते हैं। बस हम लोग को सोचने की आवश्यकता है। तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। बस हम लोगों को हिम्मत करने की ज़रूरत है। उसके बाद तो मेरे जो ख्वाब है वो तो हकीकत में बदलेंगे ही। तू ज़रा कोशिश तो कर, लेकिन हम लोग को इसके लिए कोशिश करना पड़ेगा। हम लोग यदि नहीं कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ख्वाब देखेंगे लेकिन कोशिश नहीं करेंगे तो फिर वो हकीकत में बदलेंगे नहीं। बस हिम्मत आप रखिए। हम लोग ज़रूर एक दिन कभी ना कभी एक अच्छा समय में, जब हम लोग का समय आएगा, हमारा जो वक्त आएगा, हम लोग कामयाब जरूर होंगे। बस हम लोग को मेहनत करते रहना है। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का आपका पहला पार्ट का पहला क्वेश्चन है कि जो भूपर्पट्टी में खनिजों के रूप में कितना प्रतिशत, कितना परसेंट कार्बन पाया जाता है। मतलब जो कार्बन का जो परसेंटेज है हमारे अर्थ क्रस्ट में, कार्बन का जो परसेंटेज है हमारे अर्थ क्रस्ट में कितना है। तो देखिए, आपका हमारे जो अर्थ क्रस्ट के जो ऊपर में जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, CO2 पाया जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारे अर्थ क्रस्ट में क्या पाया जाता है, तो कार्बन पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, आपका कार्बोनेट में पाया जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट पाया जाता है, पेट्रोलियम में पाया जाता है, या कोयला के रूप में पाया जाता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में आपका जो कार्बन है वो विभिन्न विभिन्न रूपों में, फॉर्म्स में पाया जाता है। तो जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है उसमें कार्बन कितना पाया जाता है, तो उसमें आपका कार्बन 0.02% पाया जाता है। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है पूछा जाएगा, CO2, तो 0.03%। दोनों बहुत डिफरेंट। आपका यदि वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में CO2 पूछे तो 0.03%। लेकिन यदि पृथ्वी पे बात करें, अर्थ क्रस्ट पे बात करें, भूपर्पट्टी पे बात करें, यदि कार्बन का बात करें, तो कार्बन कितना पाया जाता है, 0.02%। सोच सकते हैं कितना कम मात्रा है। इतना कम मात्रा होने के बावजूद भी हमारे इस पृथ्वी में जितने भी तत्व पाए जाते हैं, जितने भी हम लोग कंपाउंड्स देखते हैं, जितने भी हम लोग जैसे इंसान देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, जीव जंतु देख रहे हैं, साइकिल देख रहे हैं, बैग्स देख रहे हैं, हमारी नज़र जिस वस्तु की ओर पड़ रही है, सब में कुछ ना कुछ मात्रा में कार्बन पाया जाता है। सोच सकते हैं कि 0.02% होने के बावजूद भी ये करोड़ों की संख्या में यौगिक बनाते हैं। कार्बन एक ऐसा यौगिक है जो इतना सारा यौगिक बनाने वाला दूसरा कोई तत्व हमारे इस पृथ्वी पे नहीं है। कारण क्या है, इसका जो वैलेंसी होता है, इसका जो संयोजकता उसका 4 होता है। और दूसरा जो कार्बन का जो क्वालिटी है कि उसमें जो कैटेनेशन का प्रॉपर्टी पाया जाता है। कैटेनेशन का मतलब सर एक दूसरे से आबंध बनाने की प्रवृत्ति। कि कार्बन सर आपका हाइड्रोजन से ही बॉन्ड बना लिया, कार्बन आपका ऑक्सीजन से ही बॉन्ड बना लिया, इसको कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। इसको कहते हैं श्रृंखलन का गुण हिंदी में, और इंग्लिश से कहते हैं कैटेनेशन का प्रॉपर्टी। यदि कैटेनेशन के कारण ही और वैलेंसी 4 होने के कारण ही 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है। ये दोनों के कारण ही बहुत बृहद मात्रा में, बहुत वास्ट वे में हम लोग कार्बन का यौगिक देखते हैं हमारे इस पृथ्वी में। तो सोचिए कि 0.02% कितना कम मात्रा है। 0.02% कितनी कम मात्रा है। इतना कम मात्रा में होने के बावजूद भी करोड़ों की संख्या में यौगिक आप कार्बन के देखेंगे हमारे इस पृथ्वी में। कैसे, जैसे आपको CO2 हो गया, क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 हो गया, आपका मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, इथीन हो गया, प्रोपेन ब्यूटिन, और कोई भी चीज जैसे इंसान हो गया, जीव जंतु हो गए, जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, सभी में क्या पाए थे, कार्बन पाया जाता है। आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, उसमें कार्बन आपका कार्बन आ गया। मतलब कोई भी आपका या तो कार्बोनेट के रूप में, या हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में, पेट्रोलियम में, और आपका कोयला में, और भी विभिन्न विभिन्न फॉर्म्स में कार्बन पाए जाते हैं। सोच सकते हैं कितना सारा है, लेकिन परसेंटेज कितना, 0.02%, इतनी कम मात्रा होने के बावजूद भी। तो ये आपका अर्थ क्रस्ट में 0.02% क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। किसका, परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन का परसेंटेज पूछा गया था, आपका ये आंसर हो जाएगा। आपका ये 0.03 क्या है, ये आपका CO2 पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ पाया जाता है, ये आपका एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। एटमॉस्फेयर सर वायुमंडल में। कहाँ पाया जाता है, वायुमंडल में। यही CO2 गैस आग बुझाने में काम आती है। ये एक छोटा सा आपको एक इमेज दे दिया गया है। ये आपका कोयला है। कोयला में कार्बन आपका पाया जाता है। कोयला एक्चुअली में कार्बन ही है,
उसी का एक फोटो हम लोग एक जस्ट एक हिंट के लिए आप लोग के लिए हम लोग ये लगाएं। आते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ है, कार्बन के यौगिकों में कैसा बॉन्ड पाया जाता है, मतलब जो कार्बन का जो कंपाउंड्स है, कार्बन का जो कंपाउंड है उसमें जो बॉन्ड पाया जाता है, कैसा बॉन्ड पाया जाता है। हम लोग इससे पहले के चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे कि यदि एक मेटल हो दूसरा नॉन मेटल हो और उसके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था सोडियम क्लोराइड का। इसमें क्या था, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता था और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता था। इससे जो बॉन्ड बनता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, आयनिक बॉन्ड। इसमें आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, एक मेटल दूसरा क्या था, नॉन मेटल। जो मेटल था वो इलेक्ट्रॉन को देता था और जो क्लोरीन जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लेता था। उसके बीच में जो बॉन्ड बनता था उसको हम लोग बोलते थे आयनिक बॉन्ड। अब आपका आ गया कार्बन। कार्बन क्या, जैसे कि आपका एग्जांपल देते हैं CH4। अभी इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन को देता है। कहने का मतलब है कि साझेदारी, कि हम भी तुमको देंगे और आप भी हमको दीजिएगा, और दोनों क्या करता है, या तो डुएट पूरा करता है या तो ऑक्टेट पूरा करता है। आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 2 और 4। बाहर का घर में कितना, 4 बनाते हैं, 1 2 3 4। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 4। हाइड्रोजन 4 करते हैं, 1 2 3 और आपका 4। हाइड्रोजन के बाहर के घर में कितने एटॉमिक नंबर होता है, कितना, 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, पहला ही घर में 1 करते हैं, 1 1 1 1। अब हाइड्रोजन पूरा क्या करता है, हाइड्रोजन डुएट पूरा करता है। अपने सामने जो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको प्राप्त करना चाहता है, तो 2 पूरा कर लिया, 2 पूरा कर लिया, 2 पूरा कर लिया। हाइड्रोजन यहाँ भी 2 पूरा कर लिया। कार्बन को कितना था, कार्बन का 4 था, और कितना चाहिए, 4 चाहिए। ये 4 का साझेदारी किससे किया था, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन को एक दिया था ना, एक करके लेगा। जब एक करके लेगा तो इसके पास 4 था और 4 हाइड्रोजन ने एक करके दिया, एक करके क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया। अब जो साझेदारी हुआ किसके, कार्बन और किसके बीच में, हाइड्रोजन के बीच में। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन के बीच में और कार्बन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना, इसी को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण जो बॉन्ड बना, इसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। आगे आते हैं, ये उप सहसंयोजी आबंध क्या है। सर आपने तो समझा है कि आयनिक बॉन्ड होगा नहीं। कार्बन में कैसा बॉन्ड पाया जाता है, सहसंयोजी आबंध, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। ये आप सही आंसर है। लेकिन ये उप सहसंयोजी बॉन्ड क्या है सर, ये सब कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बोलते हैं। एक्चुअली में होता है कि आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझने में सुविधा। हालांकि ये क्लास 10th लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा हिंट्स दिया जाए, समझाया जाए। ये आपका अमोनिया ट्राइफ्लोरोबोरेन है, बोरेन है। समझिएगा, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, समझिएगा। ये अब 1 बोरॉन और आपका फ्लोरीन कितना है, 3 है। फ्लोरीन कितना है, 3, तो ये फ्लोरीन 3 हो गया। अब समझिएगा हाइड्रोजन का बाहर का घर में कितना, 1 ही, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना था, 1, तो 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। फ्लोरीन का कितना होता है, आगे इसको पूरा कर लेते हैं। नाइट्रोजन का होता है कितना, 7 होता है। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 7 होता है। तो एटॉमिक यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 और 5 होगा। तो बाहर का घर में कितना है, 5 है, तो 5 बनाएंगे। तो आपका 1 2 3 4 और 5, ये कंप्लीट हमारा इधर का करते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, 5 होता है। पहला घर में कितना, 2, दूसरा घर में कितना, 3, तो मतलब 3 बचा, तो 3 करते हैं। तो आपका 1 2 1 3। अब आते हैं फ्लोरीन पे। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 9, तो 9 में पहला घर में कितना, 2, बाकी कितना बचा, 7, रख कितना सकता था, 8, लेकिन इसके पास है कितना, 7, तो 7 ही रखेगा। 7 करते हैं, आपका 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब समझिए क्या पूरा करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा। और हाइड्रोजन क्या पूरा करेगा, डुएट पूरा करेगा। ये 2 पूरा किया, ये 2 पूरा किया, ये 2 पूरा किया, ये 8 पूरा करेगा। 7 इसका फ्लोरीन का ऑलरेडी है और एक बोरॉन वाला 8, ये भी इस तरह करके 8 पूरा कर लिया, 8 पूरा कर लिया। अब इसका देखिएगा किसका, बोरॉन का कितना हो गया, बोरॉन का ऑलरेडी इसका 3 है और एक इलेक्ट्रॉन का ये दिया था, तो 3 3 6 हो गया। समझिएगा बात को। फ्लोरीन कितना लिया बोरॉन से, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो देगा कितना, 1 ही नहीं देगा, जितना लेगा उतना देगा। तो आपका 1 2 3, बोरॉन का अपना 3 और फ्लोरीन 3 को फ्लोरीन कितना देगा, 3 देगा। 3 3 6, चाहिए कितना, अभी भी 2। अब ये क्या करता है, ये सोडियम, ये जो आपका नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, बोरॉन को। बोरॉन क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। यही जो बॉन्ड बनता है
इसको कैसे दिखाते हैं सर? इसको ऐसे दिखाते हैं, देखिएगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये आपका नाइट्रोजन, कौन सा बॉन्ड बना? सिंगल बॉन्ड। लेकिन जब नाइट्रोजन दिया बोरॉन को, यहाँ पर बॉन्ड ना बन के इसको एरो से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एरो से। किसको दिया? बोरॉन को दिया। और बोरॉन जो आपका फ्लोरीन से जो बॉन्ड बनाया, कौन सा बॉन्ड बनाया? सिंगल बॉन्ड बनाया। अब ये जो बॉन्ड बना, यहाँ जो देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसी को बोलते हैं सब कोवैलेंट बॉन्ड, इसी को बोलते हैं उप सहसंयोजी आबंध। और इसी से बनने वाले यौगिक जो आपको बताएं, अमोनिया ट्राइफ्लोरोबोरेन, ये जो कंपाउंड है, इसी कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे उप सहसंयोजी यौगिक, या सब कोवैलेंट कंपाउंड, या आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो मैंने आपको क्या समझाया? आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड के बारे में। आपको मैंने क्या समझाया? सहसंयोजी बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, जो कार्बन में जनरली पाया जाता है। आपको किसमें के बारे में समझाया? आपको उप सहसंयोजी बॉन्ड, इसमें क्या होता है? जनरली एक मेटल होता है। तो आपको सब कोवैलेंट के बारे में बताया। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका आ जाएगा? तो हम जो कार्बन के यौगिक में जो जनरली पाया जाता है कि कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो आपका आ गया कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह हम लोगों ने 2 नंबर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखा। अब आते हैं आप लोग के साथ क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि आयनिक यौगिक, जो आयनिक कंपाउंड है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है। तो देखिए, आपका यहाँ पर आयनिक कंपाउंड और आपका कोवैलेंट कंपाउंड, मतलब आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक के बारे में बात किया जा रहा है। दोनों में जो किसका अधिक होता है? देखिए, आपको सबसे पहले सहसंयोजी यौगिक का बताते हैं। जो आपका कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड जैसे कि एसिटिक एसिड का समझ लीजिए, CH3COOH, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना? इसका जो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 290 और 391 केल्विन। ये सारा केल्विन में, याद रखिएगा। इसके बाद क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका होता है आपका 209 केल्विन और 334 केल्विन, भूलिएगा नहीं। इसके बाद आप आ जाइए इथेनॉल पे। इथेनॉल से इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। इथेनॉल, इसका होता है 156 केल्विन और आपका 351 केल्विन। और सर कोई एक एग्जांपल दीजिए ना सर। तो आपका एसिटिक एसिड, ये आपका क्लोरोफॉर्म था, ये आपका इथेनॉल था। एक आप आ जाइए मीथेन पे आ जाइए, CH4, मीथेन जिसको बोलते हैं CH4, इसका जो होता है आपका 90 केल्विन और 111 केल्विन। इसका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये आपका था मेल्टिंग पॉइंट, मतलब क्या? गलनांक। और एक आपका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या है? क्वथनांक, मतलब वो उबलने लगे। तो ये आपका हमने आपको ये जो बताया, ये आपका कोवैलेंट कंपाउंड का है, मतलब सहसंयोजी यौगिक का। सहसंयोजी यौगिक जिसमें दोनों नॉन मेटल होता है। आप देखिए, ये सारे नॉन मेटल है, इसमें कोई भी आपको मेटल नहीं दिखेगा। लेकिन जो आयनिक जो कंपाउंड होता है, उसमें एक क्या होता है? मेटल। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर, यहीं पर देखते हैं। जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका होता है 1074। कितना होता है? 1074। और आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका 1686 होता है। आप कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी आपका एक आयनिक कंपाउंड है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका 2850 होता है और 3120 आपका होता है बॉइलिंग पॉइंट। और सर कुछ एग्जांपल दे दीजिए आप। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का देखिए, ये आपका 981 केल्विन होता है और 1685 है, ये केल्विन आपका ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब मैं आपको यहाँ पर जो बताया, ये आपका है आयनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड, मतलब आयनिक यौगिक। और ये जो मैंने आपको यहाँ का चार्ट बताया है, ये आपका है कोवैलेंट कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? कोवैलेंट कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, आप इसको एकदम बिल्कुल भी हल्के मत लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम पूछा गया। ये आपका सहसंयोजी यौगिक, ये आपका आयनिक यौगिक। अब आप बताइए कि यहाँ पर ये मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, मतलब गलनांक दिया हुआ है, ये सहसंयोजी यौगिक गलनांक दिया हुआ। आप बताइए किसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है? इसका होता है या इसका होता है? तो सर आयनिक कंपाउंड का होता है। तब आयनिक कंपाउंड कहाँ पर है? तो आयनिक कंपाउंड के आपका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। तो हम लोग इसके साथ जाएंगे। ये आपका होगा नहीं, आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। इस तरह जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन आपका कि सोडियम क्लोराइड का गलनांक क्या होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड का कितना होता है, मतलब उस पर वो उस पॉइंट पे आके वो मेल्ट होना शुरू हो जाए। पीछे के क्वेश्चन में हम लोग क्या देखें कि कोवैलेंट कंपाउंड का और आयनिक कंपाउंड का, दोनों का हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों देखें, और हम लोग देखें कि कौन अधिक होता है कौन कम होता है। अब आते हैं सोडियम क्लोराइड पे कि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका 1074 केल्विन आपका होता है। ये आपका सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है।
तो ये आपका इस ऑप्शन के साथ आप जाइएगा। ये किसका होता है सर? ये आपका होता है कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2। ये किसका होता है सर? ये आपका होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। सर ये किसका होता है? ये आपका होता है मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो आपका ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। 1074 ये केल्विन जो है ये आपका सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट होता है। आते हैं हम लोग, एक फोटो आपका दिया हुआ है कि साल्ट का है जो आपका सोडियम क्लोराइड है। अगला क्वेश्चन है आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सर ये कौन सा कंपाउंड है? ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड है। का गलनांक का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? का गलनांक कितना होता है? मैं आपको इसके पीछे का क्वेश्चन में आप जाकर देख सकते हैं। ये आपका 290 केल्विन आपका जो आपका एसिटिक एसिड है, जिसको हम लोग इसका दूसरा नाम भी आप जानिए कि इसका सबसे पहले इसका आगे आप स्ट्रक्चर जानिए कि एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। C, इधर H, इधर H, इधर H सिंगल बॉन्ड होता है, और COOH। ये आपका जो है ये आपका है एसिटिक एसिड। सर इसको एसिटिक एसिड, सर इसको दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम आपका इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड नाम क्यों है सर? कि देखिए आपका 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ईथ, याद रखिएगा। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहे ना तो वो आपका आता है N, तो आपका इथेन हो गया। और आपका ये जो COOH है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका ओइक एसिड का है। किसका है? ओइक एसिड का है। किसका है? ये ओइक एसिड का है। तो आपका इथेन और ओइक आपका मिलके बन गया आपका इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। सर इसमें यहाँ पर यहाँ पर ई और ओ में आपको ए को पकड़ना है, उस जगह पे ओ आता है, ई आपका हट जाता है। इस प्रकार इसका नाम क्या हो गया? इथेनोइक एसिड। इसी का दूसरा नाम एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका 290 केल्विन है, लेकिन ये यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में भी दिया हुआ है। कितना डिग्री सेल्सियस है? यहाँ पर दिया हुआ है 17 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री आपको ऊपर में होगा। जब आप केल्विन को सेल्सियस में चेंज कीजिएगा तो आपका ये 17 डिग्री सेल्सियस आएगा। सर कैसे निकालते हैं? आपका जो C जो होता है C बराबर K प्लस 273, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस मान पे आप रखिए, आपका जो सेल्सियस का जो वैल्यू आएगा वो 17 डिग्री सेल्सियस आएगा। किसका? एसिटिक एसिड का। मतलब ये और ये दोनों ऑप्शन आपका होगा यस। तो किसमें हो जाएगा? हम लोग ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को देखा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोला गया है कि जो मीथेन का जो गलनांक होता है, मीथेन का ये क्वेश्चन, इसके पीछे का जो क्वेश्चन बताया गया पूछा गया है। तो मीथेन को हम लोग बोलते हैं क्या? मार्स गैस, दलदली गैस, उसी को बोलते हैं। CH4 इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? CH4। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों पूछा गया है। मैंने आपको इसके पीछे क्वेश्चन आपको बताया था कि जो मीथेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट वो आपका 90 केल्विन होता है। क्या होता है? 90 केल्विन। और 111 केल्विन इसका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो 90 और 111 कहाँ चला गया? ये ऑप्शन C के साथ हम लोग जाएंगे। इस प्रकार ऑप्शन C हुआ। सर ये 3 ऑप्शन ये किसका किसका है? मैंने आपको बताया था ये जो 290 और 391 आपका है, ये आपका एसिटिक एसिड का है। किसका है? एसिटिक एसिड। सर ये 209 और 334 किसका है? ये आपका क्लोरोफॉर्म का है, CHCl3। सर ये 156 351 किसका है? ये आपका इथेनॉल का है। किसका है? इथेनॉल, जिसको हम लोग शराब बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? C2H5OH। तो ये 3 का आपको मैंने बता दिया। इसके पीछे क्वेश्चन में भी आपको बताया था। तो ये सब आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने इसमें मेंशन किया है। तो मीथेन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्न में से किसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अधिकतम होता है? सर ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आप बात कर रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या कि देखिए ऐसा टेम्परेचर जहां पर कोई भी तत्व मेल्ट होना शुरू हो जाए, मतलब गलना शुरू हो जाए, द्रव अवस्था माना शुरू हो जाए, उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जहां पर वो उबलना शुरू हो जाए, मतलब बॉयल होना शुरू हो जाए। क्या होना शुरू हो जाए? मतलब गैस अवस्था में चले जाए। मतलब वहां से वो शुरू हो गया कि वो लिक्विड स्टेट से आपका गैसियस स्टेट में जाना शुरू हो जाता है। उस पॉइंट को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो आपको इसमें पूछा गया निम्नलिखित में किसका गलनांक, मतलब क्या सर? मेल्टिंग पॉइंट किसका अधिकतम होता है? आपका मीथेन दिया हुआ, इथेनॉल दिया हुआ, क्लोरोफॉर्म दिया, एसिटिक एसिड दिया हुआ है। किसका पूछा गया? इसमें आपका गलनांक पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपका एक साइड में आपका गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, और दूसरा तरफ बॉइलिंग पॉइंट है। आप बताइए सबसे अधिक किसका है? ये आपका मीथेन का, ये इथेनॉल का, ये क्लोरोफॉर्म का, ये एसिटिक एसिड का। देखिए एसिटिक एसिड का 290 केल्विन होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है? एसिटिक एसिड का। यहाँ पर में से चारों में से किसका हो जाएगा? एसिटिक एसिड का सबसे अधिक होगा। इसका कम होगा। कितना होता है सर? आपको बताया था इसका 90 होता है। ये आपका तीनों ऑप्शन बाकी का होगा नहीं। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 24 अगस्त को 3rd शिफ्ट में। हम लोग कोशिश कर रहे हैं वैसे क्वेश्चन को डालने का जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो पूछा गया है, जो पूछा जाएगा।
आगे आते हैं कोयला का निर्माण कैसे हुआ। एक्चुअली में क्या हुआ, देखिए कोयला वाला कंडीशन क्या है कि बहुत समय पहले क्या हुआ कि बहुत बड़ी भूगर्भीय आपदाएं आई होगी। भूगर्भीय आपदाएं मतलब भूकंप, ज्वालामुखी या फिर दो प्लेटें जब टकराई होगी तो क्या होगा, बहुत बड़ा भूकंप आया होगा। जब बहुत बड़ा भूकंप आया होगा तो क्या हुआ होगा कि पेड़ पौधे जीव जंतु दब गए होंगे इसमें पृथ्वी तल के नीचे। जो दब गए तो जो आपका पेड़ पौधे हैं वो आपका कोयला बना, और जो जीव जंतु, समुद्री जीव जंतु जो आपके दबे वो जो बने वो आपका गैस और पेट्रोलियम बना। और जो उसके ऊपर से गाद जो आपका सिल्ट है, सिल्ट आपको सर आपको समझ में नहीं आ रहा, समझाइए। देखिए जब नदी जो कुछ बहा के लाता है ना उसको हम लोग गाद बोलते हैं। एक साधारण सा भाषा में समझिए कि नदी जो कुछ बहा के लाएगा, जैसे बाढ़ कभी आता है कितना सारा कचरा बहा के लाता है, वो यदि और दबेगा और दबेगा और दबेगा तो वो एक गाद का रूप ले लेता है और आगे चल के वो चट्टान का रूप लेता है। वही गाद आगे चल के क्या बनता है, चट्टान बनता है। मैंने आपको बताया चट्टान कैसे बना, मैंने आपको बताया कोयला कैसे बना, और मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम एंड गैस का निर्माण कैसे हुआ। ये तीन चीज है। तो कोयला का निर्माण कैसे हुआ, जो कोयला जो आपका किससे बना है, तो आपका पेड़ पौधे के अवशेष से, फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ट्रीज। तो हम लोग इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। समुद्री जीवों का अवशेष से क्या बना, समुद्री जीव हो गया, जैसे कि आपका समुद्र में बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे ही पाए जाते हैं। उनसे क्या बना, उससे आपका बना पेट्रोलियम एवं गैस, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। तो आपका ये आपको होगा नहीं। गाद से, सिल्ट से क्या बना, आपका चट्टान बना, आपका ये होगा नहीं। ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इससे क्या बना है ना, ये आपका जनरल क्वेश्चन आपको पूछता है बहुत बार। ये आपका इससे बना पेट्रोलियम, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको भूलना भी नहीं है। आई में से आपका ये होगा नहीं। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को किया। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं। नाइट्रोजन के एक अणु में कितने आबंध होते हैं, मतलब आपका बॉन्ड पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या बॉन्ड, मतलब उसमें बॉन्ड कितने होते हैं। तो आपका ये आपका एटम हो गया, ये आपका मॉलिक्यूल हो गया। तो आपका N2 में कितने बॉन्ड होते हैं देखते हैं। ये आपका नाइट्रोजन, ये आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। इसका सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला घर में, दूसरा घर में 5। तो 5 देते हैं, 1 2 3 4 5, इसका 5 करते हैं, 1 2 3 4 5। क्या पूरा करेगा सर, दूसरे घर में इसको ऑक्टेट पूरा करना है, मतलब वो अपने बाहर घर में आपका 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा। 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा क्यों करेगा, स्टेबल होने के लिए, स्थायी होने के लिए। क्या होने के लिए, स्थायी होने के लिए। तो आपका यहाँ पर क्या है, 5 है, कितना लेगा आपका 3 ले लेगा, 8 हो गया। इसका कितना है 5, 1 2 3 4 5, कितना चाहिए 3 चाहिए, 8 हो गया क्या नहीं। अब देखिए कितना का, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुआ, तो कौन सा बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड बना। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना आपका, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कौन सा आबंध, त्रिआबंध। तो जो नाइट्रोजन का अणु बना उसमें कितने आबंध है, त्रिआबंध है। वही पूछा गया है कि कितने बॉन्ड है, हाउ मेनी बॉन्ड्स, हाउ मेनी बॉन्ड्स। तो आपका हो गया 3, आपका ये होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका नहीं। एक सर एक किस में होता है, आप हाइड्रोजन का देख लीजिए, आप हाइड्रोजन का देख लीजिए, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1। तो सबसे बाहर का घर में कितना, सबसे बाहर का जो के सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होंगे, क्या इसके पास 1 ही है, इसका भी 1। हाइड्रोजन क्या पूरा करेगा, हीलियम का जो आपका जो डुएट जो पूरा होता है उसको पूरा करना चाहेगा। उसमें क्या हो जाएगा सर, क्यों पूरा करना चाहेगा, स्टेबल होने के लिए। क्या होने के लिए, स्टेबल होने के लिए। आपका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन क्यों लिया सर, 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो गया, 2 पूरा हो गया। 2 तो पूरा करना ही चाह रहा था, कितना कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ, ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन का। तो हाइड्रोजन अगले हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिंगल। तो ये हाइड्रोजन का साथ आपका आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड किसमें आता है, आप ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लीजिए। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर क्या होता है सर, 8। पहला घर में कितना, 2, दूसरा घर में कितना, 6। तो 6 रहेगा, देखते हैं, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, 6, 1 2 3 4 5 6, इसका 6, 1 2 3 4 5 6। क्या पूरा करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा, 6 है, कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो 6 2 ले लिया, इसके बाद कितना है 6, क्या चाहिए 2, कितना शेयरिंग हुआ 2 का। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का शेयरिंग करके O2 बनाता है। क्या बनाता है, O2। इसमें कितने आबंध, 2 आबंध। हाइड्रोजन में कितने आबंध, 1 आबंध। नाइट्रोजन में कितने आबंध, 3 आबंध, मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ये चीज आप एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ये आपको आगे चल के बहुत फायदा करेगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को देखा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। पूछा गया हीरा में कार्बन का प्रत्येक परमाणु, हीरा क्या है सर, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉप्स है। और कौन है सर, ग्रेफाइट भी है। और कोई है क्या सर, हाँ, बकमिंस्टर जो फुलर के द्वारा जो दिया गया था, इसका नाम है फुलेरिन। वो एक आर्किटेक्ट था, जो बकमिंस्टर फुलर जो थे वो एक आर्किटेक्ट था। उन्होंने एक जियोडेसिक गुंबद बनाया था, उसी के आकार का आपका फुलेरिन का आकार मतलब संरचना होता है, इसीलिए उसका नाम जो दिया गया। जो कार्बन का आपका तीसरा जो एलोट्रॉप्स है, जो आपका अपर रूप है, उसको
फुलेरिन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? फुलेरिन। क्यों? वो गुंबद टाइप का उसका संरचना होता है, इसीलिए उसका नाम क्या दिया गया? फुलेरिन। वो क्या है? कार्बन का तीसरा अपर रूप। पहला क्या है? हीरा, दूसरा क्या है? ग्रेफाइट, तीसरा क्या है? फुलेरिन। उसको क्या बोलते हैं सर? कार्बन 60। कार्बन 60 क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि वो उसमें 60 कार्बन के जो आपके जो एटम्स होते हैं उससे मिलकर क्या बनता है? आपका फुलेरिन बनता है। अब आगे आते हैं हीरे में कार्बन का जो प्रत्येक परमाणु, मतलब जैसे कि ये आपका एक परमाणु, ये कितने परमाणु से मिलके मतलब आबंधित होता है, बॉन्डेड होता है। तो आप देखिए इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, कितना हो गया? 4। तो हीरा में क्या होता है? एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु के साथ, कार्बन एटम के साथ क्या होता है? बॉन्डेड होता है। क्या होता है? बॉन्डेड। आप किसी को भी देखिए, आप इसको देखिए तो इधर एक, इधर एक, 2, इधर एक 3, इधर एक 4, कितने हो गए? 4। इसको देखिए 1 2 3 4, मतलब प्रत्येक जो आपका कार्बन का जो एटम है वो अन्य 4 कार्बन का जो एटम है उसके साथ क्या होता है? बॉन्डेड होता है। कौन? हीरा में। तो ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट में 1 कार्बन एटम आपका 3 कार्बन एटम के साथ क्या होता है? बॉन्डेड होता है। कितना के साथ? 3 का कार्बन एटम। लेकिन आपका हीरा में पूछे तो कितना? 4। इसके साथ जाएंगे, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। और हीरा ही है जो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। आगे आते हैं, सही कथन पूछ रहा है, मतलब हीरा और ग्रेफाइट में मतलब करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं, मतलब फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होता है आर वेरी डिफरेंट, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है आर द सेम। एक्चुअली में क्या होता है कि जो आपका एलोट्रॉप्स होता है, जो आपका अपर रूप होता है किसी भी तत्व का, उसका रासायनिक गुणधर्म, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो सेम होता है, लेकिन जो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो अलग होता है। सर जैसे उदाहरण दीजिए, हीरा कितना कठोर पदार्थ है? बहुत ज्यादा कठोर है। आप उसके जगह में ग्रेफाइट को लीजिए, ग्रेफाइट को लीजिए, वो कितना है? वो एकदम स्नेहक का काम करता है। सर स्नेहक सर ल्यूब्रिकेंट का, किसका काम करता है? लुब्रिकेंट। सोचिए कितना मुलायम होता है ग्रेफाइट, और हीरा कितना कठोर होता है। दोनों का देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज कितना अंतर है, लेकिन दोनों है क्या? कार्बन। दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। मतलब एलोट्रॉप्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, तो आपका क्या? दोनों सही है। तो 1 और 2 दोनों, तो हम लोग इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। आपका ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 को 11 को देखा। अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे, ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु, अभी जस्ट मैंने बताया कि ग्रेफाइट में क्या होता है? 1 कार्बन एटम आपका 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए एक कार्बन है, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इसको देखिए इधर एक, इधर एक, इधर एक। इस प्रकार जो 1 कार्बन एटम है आपका 3 कार्बन एटम के साथ क्या होता है? बॉन्डेड होता है। इसके साथ जाएंगे हम लोग, 3 के साथ जाएंगे। ये आपका होगा नहीं, इसमें हीरा में होता है, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। और देखिए ये एक दूसरे के ऊपर में लेयर वाइज होता है। यदि लेयर वाइज होने के कारण ही है ना, इसका हम लोग लुब्रिकेंट के तौर पे इसका यूज करते हैं। फिसलन, फिसलन आप समझ ही रहे हैं कि जैसे ग्रीस, ग्रीस क्या होता है? एक लुब्रिकेंट होता है। कोई भी चीज आपको घूमता है तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए, उसी प्रकार ग्रेफाइट का भी यूज किया जाता है। क्यों? कारण क्या है? ये एक दूसरे के ऊपर में लेयर वाइज रहता है। लेयर वाइज रहने के कारण इसका हम लोग लुब्रिकेंट के तौर पे यूज करते हैं। और कहाँ से? पेंसिल का नोक में जो होता है ना, वही ग्रेफाइट होता है। आगे आते हैं, बकमिंस्टर फुलेरिन कितने कार्बन परमाणुओं के गुच्छों का कार्बन का अपर रूप है? मैंने आपको बताया था 60 कार्बन परमाणु उसमें रहते हैं, इसलिए इसको C60 नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? C60। कभी भी याद है, C60 कभी भी लिखे, ये आपका क्या है? ये आपका फुलेरिन है। क्या है? भूलिएगा बिल्कुल नहीं। और इसमें जो जो आपका जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ये आपका जियोडेसिक जो आपका एक गुंबद टाइप का बनता है, यही कारण है इसका नाम क्या दिया गया? बकमिंस्टर फुलेरिन। क्यों बकमिंस्टर? बकमिंस्टर का नाम क्यों? ये एक अमेरिकी आर्किटेक्ट था, उन्होंने अपना जो आर्किटेक्चर में क्या बनाया था? गुंबद बनाया, तो उसके गुंबद से इसका स्ट्रक्चर मिलता है, यही कारण इसका नाम क्या दिया गया? फुलेरिन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? फुलेरिन नाम दिया गया। इसमें देखिएगा इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें पेंटागॉन्स और हेक्टागॉन्स। पेंटागॉन्स हेक्टागॉन्स क्या था? पंचभुजीय और षटभुजीय, मतलब 5 भुजाओं वाला, 6 भुजाओं वाला। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 भुजा वाला है क्या? 6 भुजा आपको दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 5 भुजा मतलब पेंटागॉन्स, और 6 भुजा मतलब हेक्सागॉन्स। समझिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं, नहीं फिर कंफ्यूज कर जाइएगा। इसका जो आपका पेंटागॉन्स और आपका हेक्सागॉन्स, ये पेंटागॉन्स और हेक्सागॉन्स मिलाकर क्या बनाते हैं? एक जियोडेसिक आपका स्ट्रक्चर टाइप का बनाते हैं। और इस प्रकार ये आपका फुलेरिन का स्ट्रक्चर है। सर ये कितने होते हैं? ये आपका 20 हेक्सागॉन्स होते हैं और 20 पेंटागॉन्स होते हैं, और इस प्रकार मिलाकर ये क्या बनाता है? फुलेरिन बनाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर आप फुटबॉल में भी क्या होता है कि इसका जो आपका 20-20 है ना, वो आपका 20-12 के करीब में होता है। एक स्टैंडर्ड फुटबॉल में हेक्सागॉन्स और पेंटागॉन्स का जो नंबर्स होता है, आप कभी गिनिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये आप देख लिए इसमें कितने कार्बन परमाणु गुच्छ होता है? तो 60 होता है।
ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे कि फ्लोरीन के एक अणु में कार्बन परमाणुओं के हेक्सागोन्स तथा मतलब वहां पूछ रहा है कि कितना हेक्सागोन्स होगा और कितना पेंटागोन्स होगा। मैंने आपको क्या बताया 20 हेक्सागोन्स एंड 20 क्या 20 हेक्सागोन्स एंड 20 पेंटागोन्स। तो 20 कहाँ चला गया आपका इस ऑप्शन में आएगा। ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है। सबसे पहले इसको जानने से पहले आप एक चीज जानिए कि बायोगैस होता है क्या। नॉर्मल साधारण भाषा में होता है क्या है कि जैसे स्लरी मतलब आपका एक नॉर्मल भाषा में समझिए कि गोबर हो गया या फिर सड़ा हुआ भोजन हो गया, मतलब कोई आपका जो खाना नहीं खाया आपका बच गया, उसमें क्या होता है कि हम लोग एक चैम्बर के थ्रू इसको डाल देते हैं और ये नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद क्या होता है, ये आपका डाइजेस्टर है ये पूरा, ये इस डाइजेस्टर में क्या होता है अनएरोबिक जो आपका बैक्टीरिया होता है, जो आपको ऑक्सीजन जहां नहीं रहे वहां पर जो रेस्पिरेशन होता है वो जो पूरा को तोड़ देता है। किसको, उस गोबर को, उस जो भी हम लोग जो भोज्य पदार्थ है या फिर जो डाइजेस्ट होता है उस चीज को पूरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में तोड़ देता है और क्या बनाता है गैस। अब क्या करता है ये उसके ऊपर में गैस होल्डर होता है। गैस होल्डर क्या है काहे बोला गया सर, ये गैस आपका ऊपर में स्टोर होता है और फिर पाइपलाइन के थ्रू हम लोग घरों में फिर इसका यूज करते हैं। याद रखिए जो हम लोग का इसको बनने में ना जनरली 45 डेज तक का समय लगता है, 35 से 38 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। और इसमें जो यदि 1 मीटर क्यूब में आपका जो डाइजेस्टर होता है उसमें जो सैलरी मिलता है उसमें आपका लगभग क्या जो कैलोरी एनर्जी मिलता है वो आपका 4700 कैलोरी तक एनर्जी निकलता है। और ये 4700 जो कैलोरी एनर्जी होता है वो आपका 4 से 5 आदमी का खाना एक बार का खाना बन सकता है। एक बार में ये 1 मीटर क्यूब जो आपका वॉल्यूम यदि आपका गैस निकला उसमें इतना कैपेसिटी होता है, इतना इसका कैलोरी एनर्जी मिलता है। इस प्रकार हम लोगों ने समझा कि किस प्रकार बायोगैस बनता है। और बायोगैस में जो सबसे अधिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका मीथेन है। जो मीथेन सर्वाधिक मात्रा में बनता है, मीथेन ही बन रहा है और हम लोग उसी का यूज़ करते हैं। मीथेन नहीं बनता तो हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते और इस प्रकार हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है आपका मीथेन है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है लेकिन प्रमुख घटक जो बोला गया है स्पेशली वो आपका क्या है मीथेन है। तो आपका अमोनिया होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होगा नहीं, इथेन होगा नहीं। तो बहुत बायोगैस में और कुछ भी पाया जाता है क्या, जैसे आपका मीथेन पाया गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड पाया गया, आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, आपका हाइड्रोजन पाया जाता है। कि इसका इतना आपका मतलब इतना अच्छा एडवांटेज है कि इससे आपका प्रदूषण नहीं होता है और आपका जो कचड़ों का निपटान हो जाता है। दूसरा क्या है इसका जो जब डाइजेस्ट होने के बाद जब इसका चैम्बर को खोल के जब इसका कचरा को निकालते हैं ये खाद के तरह यूज होता है, ऑर्गेनिक खाद जो होता है उसका तरह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका मल्टीपर्पज यूज है, इस पर भी सरकार काम कर रही है। अब देखा जाए आगे इस पर क्या होता है। बायोगैस में मीथेन कितना होता है, बायोगैस में जो मीथेन आपका होता है 65 से लेके 85% के बीच में होता है। ये बहुत सारे बुक में वेरी करता है, कहीं कहीं 55% भी लिखता है, कहीं कहीं 70% भी लिखता है, लेकिन एग्जैक्ट आप जानिए कि 65% से 85% के बीच में उसमें क्या होता है मीथेन होता है 65 to 85%। तो आपका ये होगा नहीं, आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है। सीएनजी जैसे आप अभी आपको मैंने क्या बताया था कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आया होगा, बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा आया हुआ होगा, उसमें क्या होगा कोयला बना, चट्टान बना, मैंने आपको बताया पेट्रोलियम बना, उसी प्रकार आपका गैस भी बना है। उसी क्रम में आपका क्या बना गैस बना, उसी का हम लोग नेचुरल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं नेचुरल गैस। और उसी का हम लोग पाइपलाइन के थ्रू में निकालते हैं और फिर हम लोग उसका यूज करते हैं। इस सीएनजी का पूरा नाम क्या है, इसका सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपको देखना पड़ेगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहाँ पर है। ये कंपोजिट आपका होगा नहीं, ये कंप्रेस्ड प्राइमरी गैस लिखा हुआ आपका होगा नहीं, ताकि ये तो पूरा क्लियर छट जा रहा है। सीएनजी लिखा हुआ है यहाँ पर आपका पी, तो आपका होगा नहीं। यहाँ पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपका ये पहला ऑप्शन है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब उसको पूरा कंप्रेस्ड करके हम लोग स्टोर करते हैं और हम लोग इस प्रकार इसका यूज करते हैं। ये भी एक स्वच्छ ईंधन है, इस पर सरकार बहुत जोरों शोरों से काम कर रही है। ये हम लोग इस पे स्वच्छ ईंधन इसलिए है कि ये प्रदूषण नहीं फैलाता है। किसके मुकाबले, जैसे कोयला आपका हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसके मुकाबले में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सहसंयोजी यौगिक विद्युत का क्या होता है। सहसंयोजी यौगिक आपको क्या अभी जस्ट समझा है। सहसंयोजी होता है क्या है, कोई आपका नॉन मेटल दोनों आपका जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके जो आपका जो कंपाउंड बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। वो क्या होता है, वो जो होता है ना वो आपका विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक बोले तो सर वो आपका इलेक्ट्रॉन को पास होने नहीं देता है। तो आपका जो सहसंयोजी यौगिक होता है वो विद्युत का क्या होता है कुचालक होता है। कुचालक सर मतलब बैड कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन आपका सहसंयोजी यौगिक। इसके साथ जाएंगे, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका
होगा नहीं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर ये सहसंयोजी यौगिक के बारे में बताया, आप कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में बताएं, आप आयनिक कंपाउंड के बारे में भी तो पीछे बताए थे। वो आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, वो आपका मेल्ट कंडीशन में होता है। मतलब आपका गलित अवस्था में जब वो मेल्ट कंडीशन में रहेगा, जब वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, वो आयनिक कंपाउंड, तभी वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आगे आते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन सबसे पहले आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है आपका C6H12। इसका जो स्ट्रक्चर होता है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। 1 2 3 4 और 5 और आपका 6। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल। और कार्बन के एक्चुअली में हाथ कितने होते हैं, कार्बन के एक्चुअली में 4 हाथ होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। कितने हाथ होते हैं, 4 हाथ। तो 2 हाथ आपका यहाँ एक दिखा, यहाँ एक दिखा, और 2 हाथ में आपका हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कितना करना है, 12 करना है। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, सबके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ता है। कितना जुड़ता है, 2 हाइड्रोजन। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये आपको कहलाता है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्यों नाम दिया गया, ये देखिए पूरा एकदम साइकिल है, इसी कारण इसका नाम दिया गया साइक्लोहेक्सेन हो गया। इसमें पूछ रहा है कि कितने कार्बन के बॉन्ड है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, तो आपका 6, तो 6। फिर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, देखिए आपका 1 2 3 4, तो कितने टोटल है, तो 12। तो कितने हाइड्रोजन हो गया, 12। हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने बॉन्ड है, 12। अब पूरा टोटल सहसंयोजी बॉन्ड कितना है, टोटल जो कोवैलेंट आपका जो बॉन्ड है वो कितने हैं। तो आपका क्या होता है, आपको क्या बताया था कि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये आपका 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, इस तरह आप गिनते जाइएगा तो टोटल कितना बॉन्ड हो जाएगा, 18 बॉन्ड। कैसे सर, कार्बन कार्बन के 6 बॉन्ड आपका इधर हो गया, हाइड्रोजन का 12 बॉन्ड, टोटल कितना हो गया, 18। तो ये आपका 6 12 18। आपको ये ऑप्शन में देखना है 6 12 18 कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन डी। ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। देखिए ये क्वेश्चन 17 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। हम लोग इस स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन पे है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का जितना भी क्वेश्चन आपका NCERT, भारतीय भवन एंड एनी अदर्स इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग उस सारा चीज़ का निचोड़ निकाल के कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस पूरे स्लाइड में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 या पार्ट 5 तक जाएगा, इसमें आपको टोटल कंप्लीट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड समझा दिया जाएगा। आप खाली इसको देखते जाइए और जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप उसको नोट डाउन करते जाइए। कहीं ना कहीं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आपको यदि दिक्कत होगा तो आप एकदम कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसको उस पर वीडियो बना के आपके लिए ज़रूर उसमें आपको हेल्प करूँगा। आते हैं इस स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन। आप हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो काइंडली हमारे इस चैनल को संतोष क्लासेस पे आप जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको काइंडली आप शेयर कीजिए कि ताकि अधिक लोगों तक इसका एक्सेस हो पाए, कि लोग उसको देख कर, हमारे दोस्त उसको देख कर ज़्यादा से ज़्यादा उसको फायदा ले सके। आते हैं बेंजीन की संरचना में कितने द्विआबंध होते हैं। मतलब डबल बॉन्ड जो आपका बेंजीन का जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसमें डबल बॉन्ड कितने होते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और फिर अभी हम लोगों ने साइक्लोहेक्सेन में देखा कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार बेंजीन में, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह बनेगा। और हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6 दे देते हैं, 1 2 3 4 5, ये आपका 6 हो गया। अब समझिएगा यहाँ पर कार्बन के कितने हाथ, 4 हाथ। देखिएगा इसका 2 हाथ हो गया, इधर इधर एक 3 हाथ, इधर एक 4 हाथ। इसका कितना हाथ हो गया, 1 हाथ 2 हाथ, इधर 2 हाथ, 4 हाथ। इसका कितना हो गया, इस कार्बन का 2 हाथ 3 हाथ और एक 4 हाथ। इसका 4 हाथ करना है, 1 हाथ 2 हाथ, इधर 2 हाथ 4 हाथ। इसका 4 हाथ करना है, 2 हाथ 3 हाथ और एक 4 हाथ। हमेशा याद रखिएगा कार्बन का 4 हाथ को पूरा करना है, तब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा और आपको सही से बनेगा। अब देखिए यह हमारा बेंजीन रह गया। अब आप बताइए कि कार्बन बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है में कितने डबल बॉन्ड से, कितने डबल बॉन्ड, आप देखिए 1 2 3, टोटल कितने डबल बॉन्ड से। इस प्रकार हम लोग 3 के साथ जाएंगे, आपका होगा नहीं, आपका होगा नहीं, ये होगा नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 को देखा। हम लोग कोशिश करेंगे इसके अगले स्लाइड में इसके आगे के क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करने का और आपके जितना भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने का। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा अगले वीडियोस में 21 नंबर क्वेश्चन के बाद आप लोगों से फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।